नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मन दुखी है, दलित है, शब्द नहीं है कि मैं कैसे व्यक्त करूं। चूंकि हमारे सैनिक जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। नक्सली हमला आतंकी हमला क्यों नहीं माना जाना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो भी क्यों? सरकार नक्सलियों पर मजबूती से कार्रवाई करती हुई क्यों नहीं दिखती है? क्या कुछ नक्सलियों को मार देने भर से नक्सली की समस्या खत्म हो जाएगी? जैसा कि खबर आ रहा है कि 17 नक्सली जो माओवादी हैं वो मारे गए हैं और हमारे जो जवान हैं वो तकरीबन 22 की संख्या बताई जा रही है। हो सकता है यह आंकड़ा और बढ़े। जो सरकारी आंकड़ा फिलहाल अभी है वो मैं बता रहा हूं। इसके अलावा जो बातें हैं वो है कि नक्सली को जड़ तक हम पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, या फिर पहुंच करके भी क्या अनदेखा कर रहे हैं? पहुंच सकने में क्या हम सक्षम नहीं हैं? हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस सुरक्षा एजेंसियां, हमारे सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल क्या इतने सक्षम नहीं हैं? या नक्सलियों की जड़ हमें अब तक पता ही नहीं चला है, जबकि टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी सेना काफी आगे है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आखिर में उस अंतिम कड़ी क्या है, आखिरी कड़ी क्या है नक्सलियों का वजूद का, जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूंगा अमित शाह जी के एक बयान का, जिसमें एक मीडिया में कहा वक्तव्य देते हुए कि शहीद जवान जो हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। तो इस बयान पर, अमित शाह जी के वक्तव्य पे हम भरोसा क्यों करें, कैसे करें और क्यों करना ही चाहिए, इस पर भी मैं अंत में चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं विस्तृत चर्चा, एक विश्लेषण आपके सामने रखूं, मैं वो अमित शाह जी का वक्तव्य सुनाना चाहूंगा और इसके अलावा वो कन्हैया कुमार का भी एक वक्तव्य है पुराना, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है इन दोनों वक्तव्य को समझना और देखना। तो आइए मैं आपको अमित शाह जी का और कन्हैया कुमार का वो दोनों छोटा छोटा क्लिप है, आप पहले उसे देखें, फिर मैं एक विस्तृत, एक सूक्ष्म विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। तो देखा आपने, कन्हैया कुमार पीएचडी धारी जेएनयू का स्टूडेंट क्या वक्तव्य दे रहा है। नक्सलियों को भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, इसे आप समझें और मैं भी समझाने का आपको प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मैं विश्लेषण करूंगा अमित शाह जी के वक्तव्य का भी कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
कैसे बेकार नहीं जाएगी और क्यों बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। बीते शनिवार को बीजापुर सुकमा बॉर्डर जो कि छत्तीसगढ़ पे है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, तकरीबन 22 जवान वीर गति को प्राप्त हुए नक्सली हमला में। इस मुठभेड़ में अभी तक जो आंकड़े हैं 17 माओवादी भी मारे गए हैं और माओवादी को मरना भी चाहिए, इसमें कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि जैसे हम आतंकवादियों को ट्रीट करते हैं, आतंकवादियों से हमारी सरकार लड़ती है, जैसे हिंदुस्तान की सरकार आतंक और आतंकवादियों से लड़ाई लड़ती है, लोहा लेती है, उसी तरह इस नक्सली आतंकी को क्यों नहीं आतंकी हमला का दर्जा दे और उसी तरह से इस पर कार्रवाई करे। यह कोई पहली घटना नहीं है छत्तीसगढ़ में। इससे पहले भी 2010 का मामला हो, 2011 हो, 2013 हो, 2017 हो, इससे पहले या उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में और अन्य जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उसमें भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। सरकार इसकी हो या सरकार उस पार्टी की हो, वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा और करना भी नहीं चाहता इस मुद्दे पर। इसलिए सरकार जिस किसी भी पार्टी की हो, क्या इस तरह से बार बार हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होते रहें, प्राप्त होंगे और सिर्फ यह कह करके कि हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन होता क्या है, फिर से हम तैयार हो जाते हैं और तैयार रहते हैं अपने जवानों की आहुति के लिए। कोई कारगर, कोई ठोस कदम उठाए जाती हुई दिखती नहीं है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, ये जो तथाकथित फर्जी किसान का आंदोलन चल रहा था और अभी भी थोड़े बहुत चल रहे हैं, उसमें बरबर राव का फोटो और अन्य नक्सल नेताओं, छुटभइये नेताओं जो नक्सली हैं, वामपंथियों जो नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं, उनको फोटो लगा करके यह किसान आंदोलन चल रहा था। उनकी रिहाई की मांग की जा रही थी, जबकि आंदोलन किस बात के लिए चल रहा था, कृषि कानून को लेकर के। लेकिन रिहाई नक्सल नेताओं की कर रहे थे। यह भी विचार करने योग्य बातें हैं। उनकी गिरफ्तारी करके उन पर कार्रवाई में समस्या क्या होनी चाहिए। जिन लोगों ने तख्ती लगा करके, जिन लोगों ने फोटो लगा करके ऐसा काम किया है फर्जी किसान आंदोलन के नाम पर, क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या उनको गिरफ्तार करके कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? क्यों नहीं पूरी तरह से जिस प्रकार कश्मीर से 370 हटा करके प्रशासनिक ढांचा में बदलाव किया गया, मजबूती लाई गई, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का भरपूर प्रयास भी किया गया और कुछ हद तक सरकार सफल भी हुई, तो क्यों नहीं उसी तर्ज पर इस नक्सलवाद पे कार्रवाई की जाती है, आतंकवाद की तरह, आतंकवाद गतिरोध की तरह। छत्तीसगढ़ के डीजीपी का जो बयान है उसको भी गौर करने वाली है। उनके अनुसार इंटेलिजेंस फेल्योर होता तो हम लोग वहां जाते ही नहीं, मतलब कि सीआरपी के जवान जाते नहीं, और अगर ऑपरेशनल फेल्योर होता तो इसमें माओवादी मारे भी नहीं जाते। यह बात सही है, बिल्कुल तर्कसंगत है, लॉजिकल है। 3 घंटे तक सीआरपीएफ जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होता रहा, तो क्या इसे अचानक क्या हुआ हमला सिर्फ माना जाना चाहिए? सवाल और भी हैं, जैसे क्या कोई पुलिस में ही कोई खबरी था या प्रशासनिक स्तर पर खबरी था राज्य में जो माओवादियों के लिए काम कर रहा था? इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। एक नक्सली नेता होता है, माओवादी नेता होता है हिडम्बा, जो 40 साल का है, हिडमा है उसका नाम, जो 40 वर्ष का है, जिसकी वजह से वर्घी गांव का सुकमा जिला में, जो कि 90 के दशक में आतंकवादी बन गया और उसने एक गोरिल्ला आर्मी बनाई, PLGA, मतलब कि पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। लगभग 250 माओवादी लड़ाके इसमें इसके साथ हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं,
जैसे कि रिपोर्ट आई हैं, जो खबरें आई हैं, इसको आतंकवादी हमला, आतंकवादी हरकत, देश पर हमला की तरह क्यों नहीं देखा जाना चाहिए। और जिस प्रकार हम सभी कहते हैं कि जो आतंकी का समर्थन करते हैं वो गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं, वैसे ही जो बरबर राव है और कई बार तो वो कन्हैया कुमार भी इस तरह के हमले को जस्टिफाई करता हुआ, कोशिश करता हुआ दिखता है, जो कि मैंने आपको अभी अमित शाह जी के वीडियो क्लिप के बाद वो मैंने क्लिप आपको दिखाया, जिसमें कन्हैया कुमार कह रहा है कि जो नक्सली हैं, जो मारे जाते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इंटरव्यू कौन ले रहा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं अपनी जबान खराब भी नहीं करना चाहता उसका नाम लेकर के। ये दोनों ही, ये इस तरह के पत्रकार, इस तरह के चैनल और इस तरह के इंटरव्यू देने वाले इस तरह के और इंटरव्यू लेने वाले इस तरह के, और जो इस तरह के मीडिया चैनल प्लेटफॉर्म देते हैं, ये सारे के सारे क्यों न माना जाए कि नक्सली हिंसा के जड़ मूल यही हैं। कैसे, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। नक्सलियों पर कार्रवाई आतंकवादियों जैसा ही हो, यह मैं बार बार कह रहा हूं। यह जरूरी हो गया है कि देश को पता चले कि आतंकी और नक्सलियों में कोई फर्क नहीं है, नहीं की जा सकती, फर्क करके देखने की जरूरत नहीं है। पिछले 1-1.5 दशक से ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा जब कोई बड़ा हमला, नक्सली हमला न हुआ हो। क्या सरकार और सुरक्षा बल इतने सक्षम नहीं हैं? चूंकि सुरक्षा बल और सरकार सक्षम न हो ऐसा दिखता नहीं है, और सरकार और सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस के क्षमता पर सवाल किया भी नहीं जा सकता है। क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुला करके ऑल आउट ऑपरेशन चलाया जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक कमिटमेंट लिया जाए कि देश हित में नक्सलियों पे जो कार्रवाई होगी उसका समर्थन सभी के सभी करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई तो भूपेश बघेल कहा जाना लगा उनके संदर्भ में कि क्या नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कमजोर पड़ेगी। जो रणनीति, जो मजबूती अमित शाह जी ने कश्मीर में दिखाई, वही रणनीति, वही मजबूती बीजापुर के सुकमा इलाके में दिखाने की जरूरत, या पूरे छत्तीसगढ़ में, या फिर छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य जो भी प्रभावित हैं वहां कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि सेना बल या अर्धसैनिक बल भी लगाना पड़े तो लगा देनी चाहिए। 3 लेयर सिक्योरिटी हो, 5 लेयर सिक्योरिटी हो, जितने लेयर की सिक्योरिटी चाहिए उस पर लगाइए और कार्रवाई करिए। एक माओवादी इतना मजबूत कैसे हो जाता है या मजबूत कर दिया जाता है? देश के अंदर चुनी हुई सरकार को चुनौती देता है सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियों, सैनिक बल, अर्धसैनिक बल। क्या कुछ नहीं कर पाते हैं ये लोग? इतने मजबूत हैं ये माओवादी नेता? यह विचार करने योग्य बात है, चिंतनीय है। हम नक्सलियों को आतंकवादी क्यों नहीं कह सकते हैं? हमारी संवेदना कहां चली जाती है? कन्हैया कुमार और एनडीटीवी और जो इंटरव्यू ले रहा है कन्हैया का, जो कह रहा है कि नक्सलियों को शहीद का दर्जा दिया जाए, तो ऐसे लोगों की जो संवेदना है, इस तरह के लोग की मानसिकता को भी हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग हमारे और आपके बीच ही हैं, जो पत्रकार के रूप में हैं, लेखक के रूप में हैं, संगीतकार के रूप में हैं, टीवी चैनल भी हैं, उसमें कुछ नेता भी हैं, ये कुछ अध्यापक भी हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, तो कुछ टीचर हैं, तो कुछ स्टूडेंट भी हैं। ये सारे के सारे नक्सली समर्थक जो अपने देश के प्रति, अपनी सेना के प्रति, अपनी सरकार के प्रति संवेदनहीन है, इसे भी गहन जांच का विषय है। इसे भी सोचना पड़ेगा, इसे भी समझना पड़ेगा। वामपंथी पार्टियां, जिसको कई बार अर्बन नक्सल कहा जाता है, उस अर्बन नक्सल के वजह से बार बार ये जो माओवादी नक्सलवाद जब जब कमजोर पड़ता है, ये अर्बन नक्सल का गुट जीवंत करने की कोशिश करता है, फिर से उसे उठाने की कोशिश करता है, उसको खाद पानी देकर उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम यही अर्बन नक्सल पत्रकार, यही टीचर, यही
प्रोफेसर स्टूडेंट चैनल किया करते हैं, जो आपको मैंने कन्हैया कुमार वाला इंटरव्यू का वो क्लिप दिखाया। इसलिए जरूरी है कि एक बार रणनीतिक तौर पर तैयारी पूरी करके पूरी तरह से सफाया किया जाए। ऐसा भी देखने को मिला है कि इस तरह के हमले के बाद जो रिपोर्ट आती है, वह रिपोर्ट में अंतिम निष्कर्ष पे अंतिम निर्णय निष्कर्ष कुछ दिखता नहीं है। हर बार कैसे नक्सली, माओवादी, वामपंथी हमारे सैनिक अर्धसैनिक बलों पर भारी पड़ जाते हैं। 2010 का मामला हो, 2011 हो, 2013 हो, 2017 हो, उसके पहले उसके बाद किसी तरह से नक्सली हमला हुआ हो, हम सभी ने देखा है कि कैसे इस तरह की बर्बरता बरती गई है। तो क्या अभी भी कोई तरीका, कोई व्यवस्था निकल नहीं पाया है जिससे पता चले कि आखिर गलती हमेशा कहाँ हो जाती है, चूक हमेशा कहाँ हो जाती है। हम कमजोर करी वो ढूंढ कौन नहीं पाते हैं, वो कमजोर करी कौन है, कहाँ है जो सैनिकों अर्धगत के गतिविधियों की जानकारी नक्सलियों तक पहुंचाता है। जब कोई कहता है कि राष्ट्र सत्ता के खिलाफ लड़ना है, वो राष्ट्रीय पप्पू कहता है। जब वो कहता है कि सब कुछ कमजोर हो गया है, लोकतंत्र अब नहीं रहा है, तो यह भूल जाता है, यह भुलक्कर राष्ट्रीय पप्पू कि छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, लोकतांत्रिक पद्धति से चुन करके फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है। तो फिर कैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र कमजोर है? यह भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि क्या लोकतंत्र ऐसे जीवित रहेगा क्या, जहां सैनिकों के डेड बॉडी बार बार हमें देखने को मिलते हैं, असहाय होकर देखते रहते हैं? ऐसे लोकतंत्र मजबूत होगा क्या? यदि ऐसे ही देखते रहे तो सिर्फ बयानबाजी ही हमें मिलता है, बयानबाजी तक ही हम सीमित रहते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना असंभव होगा, चूंकि कॉन्डोलेंस मैसेज, गुस्सा दिखा करके मैसेज करना या फिर कह दिए कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक से मजबूती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, मजबूती से कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की वक्तव्य की अब आवश्यकता नहीं है। अब कार्रवाई की आवश्यकता है। देश के अंदर जो भी छोटा बड़ा नेता है, जो देश के अंदर अंतर्विरोध है, सरकार के आक्रोश या किसी अन्य वजह से आक्रोश है, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कन्हैया कुमार जैसा और एनडीटीवी चैनल जैसा करता हुआ दिखता है, कोशिश करते हुए नक्सलियों को समर्थन करते हुए दिखता है। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से किसान नक्सलियों को फोटो लगा करके फर्जी किसान आंदोलन में रिहाई की मांग करते हैं। यह कितना आश्चर्य और ताज्जुब की बात है कि इसको भी जस्टिफाई किया जाता है। कन्हैया कुमार को भी देखा जा सकता है कि एक इंटरव्यू में वह कह रहा होता है कि नक्सलियों को जो मारे जाते हैं उन्हें शहीद का दर्जा दें। क्यों भाई, वो शहीद कैसे हैं, जरा इस पे भी थेसिस लिख देते। क्या आपने थेसिस लिखा है पीएचडी में? बताया जाना चाहिए जो जवान शहीद हुए हैं ये आक्रोश का शिकार क्यों हुए। इसका जवाब नक्सलियों से इंटरव्यू लेने वालों से, नक्सलियों के समर्थन में इंटरव्यू देने वालों से, उन मीडिया चैनलों से भी इसका जवाब पूछा जाना चाहिए। क्या लोकतांत्रिक तरीके से सुविधाएं नहीं दी जाती है? सड़क बनवाया जाएगा तो उसे उड़ा देंगे, स्कूल बनाया जाएगा तो उसे उड़ा देंगे, हॉस्पिटल बनने नहीं देंगे, हॉस्पिटल बन जाएगा तो वहां पे डॉक्टर और कर्मचारियों को रहने नहीं देंगे, उनको धमकाया जाएगा। इतना कुछ होने के बावजूद हम इसको युद्ध स्तर पे क्यों नहीं ले रहे हैं? कार्रवाई के मद्देनजर जिस तरह से जवानों के पार्थिव शरीर दिख रहे हैं, उससे पता चलता है कि क्या स्थिति रही होगी। गौर करने लायक बात यह है कि सीआरपीएफ के जवान वहां जाते हैं और जंगलों में घिर जाते हैं, तो फिर एक बड़े रणनीतिक तैयारी की आवश्यकता है, रणनीतिक तैयारी की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसे गंभीरता से और सिर्फ गंभीरता से लेते हुए मैं आशा करता हूं कि जो वक्तव्य अमित शाह जी ने दिया है कि वह शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। तो ये था पूरा विश्लेषण। मैं आशा करता हूं आपको यह पूरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके सामने तथ्यपूर्ण
लॉजिकल बातें आपके सामने रखता रहूं। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।